हेलो छात्रों, मैं सुनील सर आपका नेत्रा क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। छात्रों, आज वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि आपको जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनसे परिचित कराना। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और कौन कौन सी आई हुई हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय मित्रों, मैं यूपीपी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि यूपीपी में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से लेटेस्ट प्रश्न हैं और कितने प्रश्न किस विषय से आ रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों, देखा जाए तो सबसे पहले आप रीजनिंग सब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे आंकड़ा दिखाया जाता है कि 37 है, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन 37 न रह करके आपके कम से कम इसमें 20 प्रश्न और शामिल हो जाते हैं और लगभग 56 से 57 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का हो जाता है। मैथ के प्रश्न तो दिखाए जाते हैं 38 के आसपास, लेकिन मैथ के प्रश्न 38 ना हो करके 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो इसके प्रश्न शायद 38 में से 19 माइनस करेंगे, जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपके रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। यदि मैथ के 19 क्वेश्चन आए हुए होंगे तो आपके 18 क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग में और जुड़ जाएंगे मैथ वाले। तो इस तरीके से आप इसे जोड़ेंगे तो इसमें लगभग आपके 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके से हिंदी के भी प्रश्न होते हैं जिसमें 37 क्वेश्चन आपके दिखाए जाते हैं और यहाँ पे जीएस के भी प्रश्न होते हैं जहां पर आपके 37 होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल कैलकुलेशन हम करके पाते हैं कि 150 क्वेश्चन आपका आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप यदि दो सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, रीजनिंग और हिंदी, तो आपको एग्जाम को निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रहा आपके यूपीपी का सिलेबस। इधर हम देखते हैं कि यदि यूपी ट्रिपल एससी पे हम चर्चा करें, यूपी ट्रिपल एससी, तो यहाँ पे एक वीडियो आता है जो पिछले 2018 वाली वैकेंसी रद्द हो गई थी, उसको फिर से कराया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के भीतर लोअर पीसीएस भी आता है आपका, जो ग्रेजुएशन पे होता है, लोअर पीसीएस का। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लेखपाल का भी फॉर्म आप लोग हाल ही में भरे हुए हैं। बहुत सारे हमारे छात्र इसका वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन की कि एग्जाम कब होने वाला है। छात्रों, आपको 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर कोई ना कोई सूचना लेखपाल के बारे में मिल जाएगी। और ये सारे जितने भी हम लिखवा रहे हैं पॉइंट, सब में हिंदी अनिवार्य है। यूपीपी में आपने देखा कि हिंदी के 37 प्रश्न थे। वहीं आप वीडियो की बात करते हैं तो इसमें भी 150 प्रश्न होते हैं और इस 150 में 3 सब्जेक्ट पाए जाते हैं। पहला तो आपका हिंदी होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होता है, तीसरा आपका जीएस होता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ देखा जाए तो हिंदी के 50 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होते हैं, जीएस के भी 50 प्रश्न होते हैं। तो आपने यहाँ भी देखा कि हिंदी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे मित्रों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों कि इसको जितना बढ़िया से पढ़ लेंगे पूरा का पूरा कर पाएंगे, कर पाना संभव होता है। वही आप रीजनिंग भी देखेंगे तो रीजनिंग में भी वही पॉइंट्स मिलते हैं। जब रीजनिंग को भी कायदे से पढ़ लेंगे तो 50 में से 45 करना संभव हो जाता है। तो हमने बताया कि हिंदी और रीजनिंग का कितना अहम रोल होता है। यही लोअर पीसीएस की बात करते हैं तो इसके 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला प्रीलिम्स के रूप में देखा जाता है और दूसरा मेंस के रूप में होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 25 हिंदी होता है, यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव, और रीजनिंग भी आपका 25 होता है, और यहाँ पे मैथ के साथ साइंस ऐड करके इसका 50 क्वेश्चन हो जाता है और 50 जीएस का हो जाता है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स जो है आपका पेपर कराया जाता है। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या देखा जाए तो मेरे प्यारे मित्रों 150 प्रश्न यहाँ भी दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हिंदी का एक अहम रोल होता है। आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में भी इसके 2 पेपर होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो 2 भागों में बटा होता है। एक भाग 100 क्वेश्चन का होता है, दूसरा भाग भी 100 क्वेश्चन का होता है। 100 क्वेश्चन का जो पहला भाग होता है, इसमें हिंदी के साथ आपके
मैथ और साइंस होते हैं, मैथ और हिंदी के साथ मैथ और साइंस होते हैं जो मिलकर के 100 क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें हिंदी आपकी 25 होती है और मैथ और साइंस 75 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल 100 का हो जाता है। यहाँ फिर हम नीचे दूसरे वाले पेपर में देखते हैं, इसका जो सेकेंड पेपर होता है, यहाँ पे रीजनिंग 25 हो जाता है और मैथ जीके और जीएस, जीके और जीएस ये 75 क्वेश्चन हो जाते हैं और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो फिर ये 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी हिंदी जो है आपका अहम रोल अदा करती है। लेखपाल के बारे में देखा जाए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो प्यारे मित्रों आपसे मैं बता दूं कि लेखपाल में हिंदी जो है आपका 25 क्वेश्चन होता है, हिंदी के बाद मैथ जो होता है वो 25 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपका जीके जीएस जिसको कहते हैं जनरल स्टडी, जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इनके भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। और ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन इसके भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी देखिए कि हिंदी का एक अहम रोल होता है। तो इस तरीके से हमको इस बार चलना है और ऐसी शैली के अनुसार पढ़ना है, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना है कि हम जो भी एग्जाम दें उसको हम क्रैक कर पाए। हमारा मेन मकसद होता है एग्जाम को क्रैक करना। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं अपने प्यारे मित्रों से बता देना चाहता हूं कि यूपीपी का जो है कि जल्द ही फॉर्म अप्लाई होने वाला है और इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये अवधारणा बना लिए हैं कि हम लोग यूट्यूब पर आप लोगों के लिए जो भी आवश्यक सब्जेक्ट्स देना हो, जो आवश्यक मटेरियल्स देना हो वो हम प्रोवाइड कराएंगे और आपको डेली ये वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं यूपीपी के बारे में और यूपीपी के सिलेबस को हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी पढ़ने के लिए आपको मुख्यतः 3 चैप्टर को पढ़ना होता है। मेरे प्यारे मित्रों 3 चैप्टर को आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि केवल 3 चैप्टर। आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि ये 3 चैप्टर क्यों सर। तो आइए यहाँ पे मैं बोर्ड पर आपको समझाता हूं कि ये 3 चैप्टर ही क्यों पढ़ने होते। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम हिंदी की बात करते हैं तो लोग हमको कभी भी सीरियल से पढ़ाते ही नहीं है। और यदि हमें क्रम वाइज पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो अभी आज तक आपको ऐसा कहीं नहीं मिला। आइए हम उसको क्रमबद्ध करके पढ़ते हैं और उसको एक क्रम में सजा करके पढ़ते हैं। जब हिंदी की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो पहले नंबर पे आता है व्याकरण। आप लोग जानते होंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे मित्रों तो एक नियम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को पढ़ लेते हैं। व्याकरण तो व्याकरण होता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, या अरबी का हो, या फारसी का होता है। व्याकरण मतलब नियम होता है, शास्त्र कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं। एक रास्ता होता है भाषा को समझने के लिए। तो इस व्याकरण को हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी भी एक प्रकार की भाषा है तो उसको भी पढ़ने के लिए एक नियम का होना आवश्यक होता है, इसलिए हम व्याकरण पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर दोस्तों हम यदि इसमें पढ़ेंगे तो व्याकरण के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं काव्य शास्त्र का। आप लोगों को जान करके आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कौन सा चैप्टर आ गया, काव्य शास्त्र। तो प्यारे मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि जो बाकी टीचर व्याकरण के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार को पढ़ाते हैं वो रस, छंद, अलंकार व्याकरण के अंतर्गत न आकर के वो काव्य के अंतर्गत आता है। और काव्य का मतलब होता है जिसमें संगीत हो, लय हो, यो छंदोबद्ध हो, वो काव्य कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहा दिया जाए तो पद्य कहा करते हैं। तो पद्य की भांति होता है कौन कौन, यहाँ पे आपको रस मिलेगा, छंद मिलेगा और अलंकार मिलेगा। तो ये 3 चैप्टर जो है काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों कभी इसको व्याकरण कहने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में केवल नियम होता है और ये तो पद्य होते हैं, कविता होते हैं जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ना होगा दोस्तों तो साहित्य पढ़ना होगा। ये
तीसरा चैप्टर होता है। यदि इन तीनों का सम्मिश्रण हो जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो आप हिंदी पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। आपने ये नया देखा होगा, बिल्कुल आपको नया मिल रहा होगा, आगे भी आपको नया मिलेगा, मिलता रहेगा। तो जब साहित्य पढ़ते, साहित्य होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे साहित्य में चैप्टर कौन कौन से आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, साहित्य जो होता है, इसका मतलब होता है कि जिस भाषा का हम साहित्य पढ़ते हैं, उस भाषा को हम विधिवत जानना चाहते हैं, उसका एक इतिहास होता है। और जिस भाषा का इतिहास होता है, उस भाषा को साहित्य के रूप में जाना जाता है। हिंदी का भी साहित्य होता है, भूगोल का भी एक अलग साहित्य होता है, इतिहास का भी एक अलग होता है। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि साहित्य में हिंदी में आपके आते क्या क्या है। जहाँ हम साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे जहन में एक प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि साहित्य है क्या, साहित्य में आते क्या है। तो जान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों कि आप सुने होंगे या आप कभी पेपर दिए होंगे। एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, जेल वार्डन का पेपर हुआ था। तो उसमें कवि परिचय, मेरे प्यारे मित्रों, कवि परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न आया हुआ था। कवि परिचय पर सबसे ज्यादा प्रश्न आया हुआ था। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बने हुए थे। कवि परिचय मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस काल के कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के कवि हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर कवि परिचय के साथ साथ इनकी जो रचनाएं होती हैं, मेरे प्यारे छात्रों, मैं समझाना चाहता हूं कि जो कवियों की रचनाएं होती हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं। कई बार का आप देखे होंगे, प्रश्न पूछा हो गया है कि रंग में भंग किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है। कभी कभी तो दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि गोदान किस विधा से संबंधित है। विधा मतलब कि गोदान के बारे में पूछ रहा है कि वो उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, रेखा चित्र है, ये है क्या। तो इसको हम कहते हैं विधा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ ही और भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो इनकी कवियों की जो लोकोक्तियाँ होती हैं, जो कवि जो कह गए हैं पहले कहावत स्वरूप, उससे पूछा जाता है कि कौन सी पंक्ति किस कवि की है। एक प्रश्न आया था अभी हाल ही में, टेट में पूछा गया था कि 12 बरिस ले कुक्कुर जिए, 13 बरिस ले जिए सियारी, किसका पंक्ति है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और हम ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। वो सारा मटेरियल्स कहा जाता है ना, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, घबराना नहीं है। रचनाएं तो आती हैं साथ में, इसके साथ ये भी आपने देखा होगा मेरे प्यारे मित्रों कि पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला। या ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि यामाकृति के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। या इस क्वेश्चन को पलट सकता है, और पलटने के बाद ये क्वेश्चन कर सकता है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी प्रश्न आपके साहित्य से ही होते हैं। आपने देखा होगा मित्रों कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी साहित्य का प्रश्न है दोस्तों। न उसे हम व्याकरण कहेंगे, न उसे हम काव्य शास्त्र कहेंगे, उसे हम कहाँ रखेंगे, साहित्य में रखेंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। हो सकता है कि ये पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी गद्य के जनक कौन है, हिंदी के पाणिनि कौन है, हिंदी भाषा व्याकरण के जनक कौन है, व्याकरण के जनक कौन है। ये सारे प्रश्न किससे होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, साहित्य से प्रश्न होते हैं। तो इन सबको जानना जरूरी है। आइए हम देखते हैं, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ने तो कह दिया कि व्याकरण काव्य शास्त्र में ये, साहित्य में ये आएगा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो व्याकरण में भी मेरे प्यारे मित्रों 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और 3 चैप्टर जो होते हैं
वो पहला चैप्टर उसमें से वर्णमाला जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और इस पॉइंट से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही दिखाई देता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और उसके 4 ऑप्शन बने रहते हैं। वर्णों का समूह, वर्णों के व्यवस्थित क्रम का समूह, शब्दों का समूह, वर्णों और शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। तो इसी शब्द से इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक चैप्टर है। और वर्णमाला में भी आपको 3 पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। स्वर पढ़ना पड़ता है, व्यंजन पढ़ना पड़ता है और अयोगवाह पढ़ना पड़ता है। तो ये नोट करने वाली चीजें हैं, इसे नोट करेंगे। ये मैं आपको क्रमबद्ध लिख के दे रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। किसी भी किताब को खोल लीजिए, अब तक लगभग 6 से 7 सालों का अनुभव रहा है कि मैंने जिस भी किताब को उठाया, डॉक्टर हृदय बारी है, यूनिवर्सल की किताबें आईं, आर.एस. अग्रवाल की किताबें आईं, P.N. पांडे की किताबें आईं, यहाँ तक कि लुसेंट की किताबें आईं, किसी किताब में आप ओपन करके देख लेंगे ये व्यवस्थित क्रम आपको नहीं मिलता है। तो बड़े अध्ययन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे समझने का प्रयास करें और क्रमबद्ध पढ़ने का प्रयास करें। हमारे यहाँ का तो नियम है कि बाकी सारे टीचर डायरेक्ट वर्णमाला नाम लेकर के पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला कहाँ से आया है। तो व्याकरण का प्रथम भाग होता है जो वर्णमाला होता है। यदि वर्णमाला नहीं होता मेरे प्यारे मित्रों तो हम हिंदी भाषा को पढ़ना नहीं सीख पाते। तो वर्णमाला ये प्रथम पीढ़ी है, प्रथम चरण है जहाँ से हम हिंदी भाषा को जानना शुरू करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, वर्णमाला के बाद आपको शब्द पढ़ना पड़ता है, और ये शब्द जो है कि व्याकरण का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। और इससे यदि व्याकरण से केवल और केवल प्रश्न किए जाए तो 70% प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों शब्द से आता है। और शब्द से आता है तो यहाँ पे आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि शब्द में वो सारे के सारे चैप्टर कौन कौन से हैं जिसे आप जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा, शब्द के बारे में ही बताना चाहूँगा, कुछ टिप्पणियाँ हैं करना चाहूँगा। कभी कभी आप किताबों में देखे होंगे जो शब्द की परिभाषा बताई जाती है, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना, जो शब्द की परिभाषा बताई जाती है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना वह समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यदि ऐसे पढ़ेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। ये आपका सही उत्तर नहीं है। ये शब्द की सही परिभाषा नहीं है, वो तो सार्थक शब्द की परिभाषा है मेरे प्यारे मित्रों। सार्थक शब्द कहता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, शब्द नहीं कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि शब्द की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने शब्द, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना समूह शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना समूह शब्द कहलाता है। और वर्णों का समूह कोई भी हो सकता है, एक सही क्रम में भी हो सकता है, एक बिना क्रम का भी हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि ऐसे देखा जाए 2 वर्णों का समूह जो शब्द कहलाता है तो 2 वर्णों का समूह क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा क धन म धन ल, मेरे प्यारे मित्रों ये 2 से अधिक वर्णों का समूह है। लेकिन यहीं पे दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका एक उल्टा भी क्रम बनाया जा सकता है। म धन ल धन क, ये भी 2 से अधिक वर्णों का समूह है मेरे प्यारे मित्रों, जो एक शब्द के रूप में जाना जाएगा। आप नाम तो सुने होंगे, एक निरर्थक शब्द का और एक सार्थक शब्द का। तो सार्थक शब्द यही है जिसका सही क्रम है, जो एक अर्थ देता है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे मैं आपसे कमल कहता हूं तो आप गुलाब की तरफ नहीं जाएंगे, कमल की तरफ जाएंगे, क्योंकि कमल का आप अर्थ जानते हैं, इसलिए कमल को पहचानते हैं, इसलिए कमल की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपका ध्यान गुलाब की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका एक ही रीजन है कि आपको कमल का अर्थ मालूम है, कमल को आप पहचानते हैं, इसलिए कमल एक प्रकार का सार्थक हो जाएगा। और यही 2 वर्णों का जो 2 से अधिक वर्णों का समूह है मेरे प्यारे मित्रों, ये गलत समूह बन गया है। और गलत समूह बनने के कारण मेरे प्यारे मित्रों इसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। आप किताब खोलेंगे तो कहीं न कहीं निरर्थक शब्द का
जिक्र मिलता है। इसलिए मैंने आपको परिभाषा ये देनी चाहिए कि जो परिभाषा आपकी किताब में है, ये 2 या 2 से अधिक वर्डों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। तो नहीं मेरे प्यारे मित्रों, उसे सार्थक शब्द कहते हैं जिसका अर्थ निकल जाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक। आपको पता होना चाहिए कि निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हम कभी कभार करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक भाषा में हम प्रयोग किया करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, निरर्थक शब्द जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं वाणी यहाँ पे, तो वाणी का कोई अर्थ नहीं है, वाणी गलत शब्द है। हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ओठा प्रयोग कर लेते हैं, ये गलत शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम कभी कभार कर ही लेते हैं। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसको समझाना चाहूँगा कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसके खातिरदारी में इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, सार्थक शब्दों के साथ करते हैं। सिंगल कभी स्वतंत्र इनका प्रयोग कभी नहीं हो सकता, सिंगल यानी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, आपको गलत दिख रहा है, लेकिन यहीं पे ये सार्थक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो ये व्यवहारिक भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं मीठा, और इसको दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा मीठा ओठा। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि चलिए भाई थोड़ा सा मीठा ओठा खा ले। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है निरर्थक शब्दों का प्रयोग, लेकिन किसके साथ हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों? मीठा के साथ, यानी सार्थक शब्द के साथ निरर्थक का हो रहा है प्रयोग। यहाँ पे भी ये निरर्थक है, इसका सार्थक शब्द के साथ प्रयोग पाया जाएगा। यहाँ पे मैं पानी जोड़ दूं तो आपने प्रयोग किया होगा कि चलिए थोड़ा सा पानी वानी चल के पी लेते हैं, तो पानी के साथ वानी शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निरर्थक शब्द का प्रयोग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। इसलिए मैंने शब्द के 2 भेद बताए, एक अर्थ वाले, एक बिना अर्थ वाले। तो यहाँ पे शब्द 2 टाइप के हो जाते हैं, एक निरर्थक का हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों, और एक आपका सार्थक का हो जाता है। और जो भाग आप पढ़ते हैं शब्द के वो सब सार्थक के होते हैं, क्योंकि निरर्थक का तो कोई अर्थ होता नहीं है, और जब अर्थ नहीं होता है तो इसे बांट नहीं सकते मेरे प्यारे मित्रों। हम सार्थक को बांटेंगे क्योंकि इनके अर्थ निकलते हैं। तो जब हम सार्थक को बांटते हैं दोस्तों, तो सार्थक भी आपके कई भागों में बंटता है। मुख्य रूप से देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो सार्थक जो है कि एक उत्पत्ति के रूप में मिलता है, उत्पत्ति के रूप में। दूसरा मिलता है मेरे प्यारे मित्रों रचना या बनावट के रूप में मिलता है। यहीं पे कहीं कहीं व्युत्पत्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूसरा जो भाग है 3 नामों से जाना जाता है। पूछ दे आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, बनावट के आधार पर शब्द, तो मेरे प्यारे मित्रों ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप हमेशा उत्तर देंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैं वर्णन करूंगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो ये तीसरा पॉइंट होता है मेरे प्यारे मित्रों। दरोगा में पूछा गया प्रश्न था कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी तो रूप के आधार पर पूछ लिया जाता है, तो मैं आपसे बता दूं जानकारी के लिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। फिर मेरे प्यारे मित्रों एक और पॉइंट आता है अर्थ के आधार पर शब्द। तो ये आपके मुख्यतः जो है कि हर कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन प्यारे मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि इनके बाद भी शब्द के और सारे पॉइंट्स आते हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यदि तार्किक ढंग से रिसर्च किया जाए, चूँकि मैं रिसर्चर हूँ, एक मैंने थीसिस किया हुआ है, तो रिसर्चर की देन है कि आज मेरे पास वो पॉइंट्स हैं और मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो पॉइंट्स आप कभी भी इन पॉइंटों को ओपन करके देखिएगा, वो पॉइंट्स इसमें दिखाए नहीं जाते हैं और ना ही किसी नेट आपके टीचर के पास ऐसा पॉइंट मिलेगा। मैं अपनी जो है अपना अनुभव आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, और आप भी मेरे प्यारे मित्रों कहेंगे कि नहीं सर इसको भी शब्द में शामिल करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि एक पॉइंट होता है सार्थक शब्द का, वो ये मुख्य आपको दिखाए जाते हैं हर किताब में, ध्यान दीजिएगा। ये रिसर्च के बाद जो मिला इसको मुख्य में शामिल नहीं किया जाता है। वो पॉइंट होता है शब्द संरचना की इकाई। मेरे प्यारे मित्रों
ये पॉइंट जो है कि रिसर्च के बाद मिला, शब्द संरचना की इकाई। अब शब्द संरचना की इकाई का मतलब समझ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों कि इकाई, ऐसी इकाई जिससे शब्द का निर्माण होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी इकाई जिससे शब्द का निर्माण होता हो। संरचना मतलब निर्माण होना होता है। तो कौन कौन सी वे इकाइयां हैं जिनसे शब्द का निर्माण होता है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ी सी जगह कवर करके मेरे प्यारे मित्रों कि एक पॉइंट आता है उपसर्ग का, जो शब्द बनाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट होता है मेरे प्यारे मित्रों प्रत्यय का, जो ये भी शब्द बनाने का काम करता है। और तीसरा होता है मेरे प्यारे मित्रों संधि का, और चौथा पॉइंट होता है समास का। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी शब्द के भीतर ही आते हैं। अब मैं इसका उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि आप खुद बताओ कि ये शब्द है या नहीं। ये सारे पॉइंट इन चारों के अंतर्गत नहीं आते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये आता है शब्द संरचना के अंतर्गत, और इनके माध्यम से बने हुए जो वर्डों के समूह होते हैं वो भी शब्द कहलाते हैं। तो जब ये 4 पॉइंट बांटने वाले ने बनाया तो आखिर इसको कहीं तो रखेगा, कहीं ना कहीं रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थान ना मिला, और यहाँ पे रिसर्च के बाद पता चला कि यहाँ पे इसको स्थान दिया जाए। जैसे एक उपसर्ग से बना हुआ मैं पॉइंट लेता हूँ, वर्णों का समूह लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों लिखा गया है कुसंगति। यहाँ देखिए मेरे प्यारे मित्रों, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो किसी शब्द के आगे जुड़े, और ये एक प्रकार का शब्दांश होता है, शब्द का एक छोटा सा भाग। देखिए कु है, छोटा सा भाग है शब्द का, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और ये उपसर्ग एक अर्थपूर्ण शब्द के साथ जुड़ गया, हमेशा आगे जुड़ता है उपसर्ग। तो कु के माध्यम से कु के माध्यम से संगति जोड़ करके एक शब्द बनाया गया कुसंगति। पहले तो एक संगति शब्द था ही, लेकिन कु उपसर्ग जोड़ने के बाद एक शब्द बना दिया गया कुसंगति। तो ये भी तो वर्णों का समूह है। क्या इसे शब्द से बाहर कर सकते हैं? नहीं, इसको भी शब्द में रखना चाहिए। ये भी शब्द का एक भाग है। क्योंकि विद्वानों ने यहाँ पे स्थान नहीं दिया, तो बाकी रिसर्चरों ने यहाँ पे स्थान दिया इसको। वैसे आपका प्रत्यय है मेरे प्यारे मित्रों, यदि उपसर्ग आगे जुड़ता है तो प्रत्यय उसके पीछे जुड़ता है। समझिए, आपका दायां और बायां हाथ होता है शब्द के बनाने में। जो भूमिका होती है ये दाएं और बाएं हाथ की तरह काम करते हैं। एक आगे जुड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, तो एक पीछे जुड़ता है। एक यहाँ पे प्रत्यय का भी उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे सफल लिखा है मेरे प्यारे मित्रों, एक शब्द लिखा है सफल। अब यहाँ पे हम करते क्या है कि एक प्रत्यय जोड़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब प्रत्यय जोड़ने के बाद फिर हमें यहाँ ज्ञात होता है कि एक शब्द बन गया। जो शब्द बना है वो आपके सामने दिखाई दे रहा सफलता के रूप में। ये भी एक प्रकार का शब्द है, ये भी 2 से अधिक वर्णों का समूह है, इसे भी यहाँ पे रखना चाहिए। इसी तरीके से संधि, विद्या में आलय जोड़ के विद्यालय बनाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का शब्द है। और संधि जो है कि एक ऐसी इकाई है जो शब्द निर्माण के लिए कार्य करती है। आप देखे होंगे राजा धन कुमार, राजकुमार, ये समास के उदाहरण हैं जिसके माध्यम से शब्द संरचना होती है। ये सारे पॉइंट्स मेरे प्यारे मित्रों सार्थक शब्द में आते हैं। एक और पॉइंट है लास्ट में बताना चाहूंगा, शब्द परिवर्तन की इकाई। ये भी बड़े रिसर्च के बाद मिली है और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हिंदी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कहें और आप पढ़ के चुपचाप शांत हो जाएं। हिंदी पढ़ने का मतलब कि मैंने पढ़ाया तो आप प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करिए। आप जो है कि उस पर खोज करने का प्रयास करिए कि क्या सर ने जो पढ़ाया वो सही है या गलत है, क्या इसको इसमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैंने बताया कि इनमें नहीं रखा जाता इनको, तो आपका कर्तव्य बनता है कि यहाँ पे चेक करिए। अब मैं कह दूं कि नहीं यही सब होता है, आप यही मान लो, तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आपको एक सटीक विश्लेषण और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग प्रयास में हैं और आपको समय के भीतर चैप्टर को ख़त्म कराया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और समय अनुसार आप ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे और आप उसका बखूबी अध्ययन करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं मैंने भी पढ़ा और किसी सर ने पढ़ाया। इसका एक क्रम होता है, आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है जब इस पॉइंट्स को लेकर के किसी बीच में जाते हैं। यहाँ शब्द परिवर्तन की एक इकाई होती है मेरे प्यारे मित्रों,
जहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसी इकाई जिसके माध्यम से शब्द बदल जाते हैं, और आप इसको पढ़ते हैं अलग अलग चैप्टर वाइज मेरे प्यारे मित्रों। हालांकि वो अलग अलग चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, उन सारे चैप्टरों को शब्द परिवर्तन की इकाई के अंतर्गत रख देना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ, एक लिंग होती है, लिंग चैप्टर जिसको अलग करके पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो लिंग चैप्टर इसके अंतर्गत आएगा। और उसमें जो है कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनता है। चूंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, तो हिंदी में 2 ही लिंग होता है, इसलिए मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जिक्र कर रहा हूँ। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, संस्कृत पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो खैर मेरे प्यारे मित्रों, वहाँ पे नहीं जाना है, हमें हिंदी से संबंधित बातें करनी है। लिंग के बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि वचन आता है, वचन के माध्यम से शब्द बदले जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक वचन का बहुवचन बनता है, और बहुवचन से एक वचन बनाए जाते हैं। तो जो शब्द बनाए जाते हैं वो भी एक प्रकार के शब्द, सार्थक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं एक प्रकार से। तो आपको इसमें कहीं न कहीं स्थान देना होगा, और आपको आपके लिए सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूं कि यही एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि इसमें इसको रखा जाए। और साफ स्पष्ट तौर पे ये कह रहा है कि ऐसी इकाई जिसके माध्यम से शब्द बदल जाए, तो आखिर इसके माध्यम से शब्द ही बदलेगा एक वचन से बहुवचन में, अर्थात ये भी इसमें आएगा मेरे प्यारे मित्रों। वचन के बाद आता है आपका काल। मेरे प्यारे मित्रों, काल में क्रिया बदलती है, और क्रिया भी मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि क्रिया भी एक प्रकार की क्या है, शब्द ही है। एक प्रकार से क्रिया भी शब्द में आती है, और जो क्रिया होती है वर्तमान काल में कुछ और लिखी जाती है, भूतकाल में कुछ और लिखी जाती है, और भविष्य काल में कुछ और लिखी जाती है। जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना जब क्रिया है तो इसको वर्तमान काल में लिखेंगे पढ़ता है, भूतकाल में लिखेंगे पढ़ता था, और भविष्य काल में लिखेंगे पढ़ेगा। तो देखा आपने दोस्तों कि यही क्रिया अलग अलग कालों में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, यानी बदल जाती है, तो शब्द परिवर्तन में आएगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर मेरे प्यारे मित्रों कारक चिन्ह का होता है। कारक चिन्ह के माध्यम से भी शब्द बदलते हैं, इसमें भी क्रिया ही बदलती है। जैसे कि आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये सारे कारक चिन्ह ही होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। तो इसके माध्यम से भी क्रिया बदलती है, अर्थात ये सब के सब इस चैप्टर में आएंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो सिलेबस था, आज का जो पैटर्न था, क्रम था, चैप्टर बताने का जो मकसद था, ये पूरा हो गया। अब कल से मेरे प्यारे मित्रों हम एक एक करके हर पॉइंट को पढ़ना चाहेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।